जो अब तक नहीं आए, we will provide obviously the recording to them, so we shall just start the class. Assalamu alaikum ji, this is me, Izzatulan, your instructor for political science. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सब ने political science को as an optional choose किया है। I'm very glad to see a huge number of students कि जिन्होंने political science को as a major रखा है। और इसकी कुछ बड़ी अच्छी रीजंस हैं जो आपको आगे जर्नी में बड़ा एड करने वाली। आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत से बाकी सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप होता हुआ भी नजर आएगा, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न होता है सीएसएस पीएमएस के स्टूडेंट्स का। और दूसरी बात ये कि पॉलिटिकल साइंस जिन लोगों को लगता है कि जी ये क्रैमिंग है, इट इज नॉट क्रैमिंग, इट इज अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए तो इंशाल्लाह आप खुद विटनेस करेंगे कि एट द एंड ऑफ द सेशन आप खुद फिलोसोफर्स को कोट कर रहे होंगे। आप मुझे बता रहे होंगे कि मैम इस सिनेरियो में ये फिलोसोफर यहां पर कोट किया जा सकता है। उसके लिए सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ गाइडलाइंस हैं। जस्ट बिकॉज यू पीपल हैव वेरी लेस टाइम, I would try my best and I have designed the complete session like this कि मुझसे बच्चे maximum benefit लें। Maximum benefit in terms of understanding and scoring high. अब आपके वो टॉपिक्स जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं उसमें भी I'll try to engage you in some other topics जो हो सकता है कि एग्जामिनर इस साल दे दे। ठीक हो गया? कुछ गाइडलाइंस हैं। एक तो सबसे पहली गाइडलाइन ये है कि आप पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आएंगे तो आपके पास एक अच्छा सा रजिस्टर और ब्लू ब्लैक पेन मार्कर सब कुछ होना चाहिए। अच्छे नोट्स बनाएंगे तो ये आपको आगे 2 साल 2.5 साल जितनी भी आपकी जर्नी है उसमें आपके काम आने हैं। ठीक है जी? तो सबसे पहली बात तो ये कि मेरे मुंह से निकली हुई हर बात शुड बी written on your registers, means you have to note everything that I say. फिर जिस तरह से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि उनके नोट्स मेरे साथ बन जाए। क्लास में लेक्चर लेते लेते आप देखोगे आपके लॉन्ग नोट्स भी बन रहे होंगे, साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बन रहे होंगे। हर टॉपिक के बाद एक पेज आप ब्लैंक छोड़ोगे फॉर द कोटेशंस, for the extra material that irrespective of my lecture you read or you read it from the book that I would suggest. तो वो एक पेज हम हर टॉपिक के बाद ब्लैंक छोड़ेंगे। Why political science? Political science because it's interesting. Political science because it has philosophers in it. बच्चे ये फिलोसोफर्स आपको एसे में भी कोट कर सकते हो, इनको आप क्रिमिनोलॉजी में भी कोट कर सकते हो, सोशियोलॉजी में भी कोट कर सकते हो, पोल साइंस में तो ऑब्वियसली कर सकते हो, या आप पाक अफेयर्स के पेपर्स में भी कर सकते हो। वो जब हम पढ़ेंगे बॉर्डर टेंशंस पर और आइडियल स्टेट्स पर तो आप देखोगे कि कहाँ कहाँ हम इनको कोट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वेरी गुड सब्जेक्ट। एक बात ये मैं आप लोगों को श्योरिटी दे दूं, यू पीपल आर गोइंग टू लव पॉलिटिकल साइंस विद मी, आई अश्योर यू दिस थिंग। अगर मैंने पढ़ाया है तो आई हैव 98% ऑफ स्टूडेंट्स जो यही कहते हैं कि मैम हमें लफ्ज भी नहीं आता था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या हम मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या हमने जो है तो एमबीए किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, नाउ वी आर ट्राइंग टू टेक एग्जामिनेशंस फॉर सीएसएस। दे हैव सेड कि मैम पॉलिटिकल साइंस बहुत मजे की लगी है। तो सबसे पहली बात, आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल इसको लाइट लेके चलना है। लाइट लेके चलने का
मकसद ये है कि जब तक मैं क्लास में 2 घंटे में पढ़ा रही हूँ तो मेरे साथ बिल्कुल हाजिर दिमाग होकर हर चीज को सुने, नोट करें। मेरे लेक्चर के फौरन बाद उसको हल्का सा रिवाइज करके रीडिंग मटेरियल आई विल बी प्रोवाइडिंग यू पीपल द बुक्स, आई विल बी टेलिंग यू पीपल कि कहाँ से कितना कवर करना है। टाइम इज शॉर्ट, इट इज अ क्रैश कोर्स एंड आई एम सो थैंकफुल टू सर एहतेशाम, क्योंकि ये बहुत से बच्चों का इशू है। कुछ बच्चे जॉब पे हैं, कुछ मेरी स्टूडेंट्स भी इसी तरह के, जी हम मैम स्कूल में पढ़ाते हैं, नहीं होता है टाइम याद करने का, नहीं पता चलता किस क्वेश्चन को किस तरह से कवर करें। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सारी चीजें हम अपने सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। 2 शराइत है मेरी, क्लास का डेकोरम मेंटेन रखें, आप बड़े बच्चे हैं, CSS PMS के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, यू पीपल शुड बी सेंसिबल इनफ कि जी मैम का डेकोरम क्या है, क्लास का डेकोरम क्या है। दूसरी चीज रेगुलरिटी, बच्चे डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। नेक्स्ट डे जब हमारी क्लास इंशाल्लाह कल स्टार्ट होगी तो बाय 1:05 और 1:06 आई स्टार्ट द क्लास, ठीक है। लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डिंग्स दोनों प्रोवाइड हो रही हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि मैं बैठी हुई हूँ, लाइव क्लासेस चल रही हैं, क्वेश्चन आया है जहन में, यू पीपल आर मोस्ट वेलकम टू आस्क, लेकिन एट द एंड ऑफ माई क्लास मैं पहले बात कर लूं, पूरा टॉपिक पढ़ा दूं, आप नोट करो क्वेश्चंस और आप मुझसे एंड पे जितने सवाल करना चाहते हो आप करें। आई ऑलवेज अप्रिशिएट क्वेश्चंस, ठीक है जी। अब थोड़ी सी बात करते हैं, सिंस यू पीपल हैव चोजन पॉलिटिकल साइंस तो आपको ये तो पता होगा कि जी इसमें है क्या क्या, है ना। इसमें है हमारे पास मुस्लिम फिलोसोफर्स भी, वेस्टर्न फिलोसोफर्स भी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी, और कॉन्स्टिट्यूशंस। फिर कॉन्स्टिट्यूशंस के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और आपसे वो करंट अफेयर्स का भी एक आध सवाल, जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं वो ये हैं कि जी आपसे करंट अफेयर्स का भी एक आध सवाल वो पूछ सकता है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि जितने भी पास्ट पेपर्स में सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं वील डिस्कस ऑल ऑफ देम। मुस्लिम फिलोसोफर्स और वेस्टर्न फिलोसोफर्स में भी आई ट्राई कि जो बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं आपके पास पेपर्स में आए हुए हैं हम उनको कवर करें। हाँ, मुझसे ये गिला अगर स्टूडेंट करे कि मैम आप अपने रेगुलर लेक्चर में 19+ वेस्टर्न फिलोसोफर्स पढ़ाती हैं और सारे मुस्लिम फिलोसोफर्स पढ़ाती हैं, तो बच्चे लेट मी रिमाइंड यू दिस इज अ क्रैश कोर्स, राइट। वी विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम मैक्सिमम चीजों को कवर कर लें जितना टाइम पीरियड है उसमें। आई वुड वेलकम एवरी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, बट एज वी हैव अ लिमिटेड टाइम इसलिए वील मेक मोस्ट ऑफ इट। इन 2 घंटों में हम जितना ज्यादा सीख सकते हैं ना, हम कोशिश करेंगे हम उतना ज्यादा सीखें। फर्स्ट थिंग, फील रिलैक्स, यू आर इन माय हैंड्स, यू विल बी इंशाल्लाह लविंग पॉलिटिकल साइंस। द अदर थिंग, मत टेंशन लें, एक दफा जब आ गए हैं, सवार हो गए हैं इस कश्ती में, तो अल्लाह ताला ने पार भी करवा देना, ठीक है। माइंड को बिल्कुल प्रेजेंट रख के लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। हाई स्कोरिंग ट्रिक्स क्या हैं, किस तरह से आंसर को अटेम्प्ट करना है, मैंने सर एहतेशाम को रिक्वेस्ट कर देनी है कि जी एक क्लास मुझे सिर्फ 40 to 45 मिनट्स की दे दें, उसमें मैं बच्चों को इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस सेशन मैं आपको पेपर अटेम्प्टेशन सिखाऊंगी। वैसे तो मैं साथ साथ भी क्वेश्चन का बता रही होती हूँ, लेकिन बच्चे कुछ स्टूडेंट्स को आज दिन तक ये नहीं पता कि कमेंट, डिफाइन, एक्सप्लेन अगर लिखा हुआ आता है या डिस्क्राइब लिखा हुआ आता है तो हम क्या लिखेंगे, है ना। तो हम एक 40 मिनट की क्लास सिर्फ पेपर अटेम्प्टेशन पे रख लेंगे, आप लोगों ने इस चीज की टेंशन नहीं लेनी। आर वी गुड टू गो। किस किस चीज से बचा जाए, व्हाट आर द डोंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके डोंट्स को देखना लाजमी है, ठीक है जी। बिल्कुल, आप में से फिजा, यू विल बी द वन हु विल बी टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स। मेरी स्क्रीन पे जो जो आएगा हम कंप्लीट करते जाएंगे, वो एक PDF फॉर्म में
8 to 9 पेजेस होते हैं, लेक्चर के जितने भी पेजेस होते हैं ये शॉर्ट नोट्स के पेजेस आपको आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिजा विल बी टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स, और एक कोई और बच्चा है भाई, 2 बच्चे लें, क्योंकि बीच में अक्सर क्लास अगर डिस्कनेक्ट हो जाए खुदा न खास्ता, तो कम से कम आप दोनों के पास पेजेस मौजूद हो, आप लोग मुझे भेज देने हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। अली करनी है, अली यू विल बी टेकिंग स्क्रीनशॉट्स एंड फिजा यू विल बी टेकिंग स्क्रीनशॉट्स। क्लास से पहले ही let me give you people my number. This is my WhatsApp number. अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं, क्या कर रही हैं? जैसे मैसेजेस से इज्तनाब करें, जरूरत के तहत जो बात पूछनी है आप पूछ सकते हैं। और if you people want to join the detailed batch of political science which I teach for like 8 weeks or more, तो आप लोग देख सकते हैं जी CSS PMS with Izzatul An. You people can go there. This is my Instagram handle, and you people can see how do I teach. ठीक है जी, चलें बगैर टाइम वेस्ट किए। हाँ जी अली, आपने हैंड रेस किया, was there a question you want to ask? या आपने वो स्क्रीनशॉट के लिए हैंड रेस किया हुआ था? अच्छा, what are the don'ts of political science? ये आप लोग लिखेंगे अपने मार्कर से, ठीक है ना? don'ts, सबसे पहली बात, किसी भी फिलोसोफर पर अगर क्रिटिसिज्म पूछा नहीं है, आपने क्रिटिसिज्म नहीं देना। You will only criticize the philosopher unless you're asked to. पहली बात। दूसरी बात, फिलोसोफर्स की फिलोसफी कोट करते हुए बच्चे खुद से फिलोसोफर नहीं बनना। In my opinion, I think that no. आप एक फिलोसोफर के साथ दूसरे फिलोसोफर को लाजमी कोट कर सकते हो, लेकिन खुद से उसमें कोई एडिशन नहीं कर सकते। इट इज अ ब्लंडर। ठीक हो गया जी? आई डिस्करेज राइटिंग उर्दू इन इंग्लिश पेपर। मैं जब एवेल्युएशंस करती हूँ तो इकबाल के टॉपिक में बच्चे शेर भर देते हैं। मेरा तजुर्बा रहा है पिछले 6 साल से 7 साल से कि उर्दू मत लिखा कर, याद होते हैं तो 2-3 तो कोट्स लिख दे इंग्लिश में, नहीं याद होते तो लेट इट बी, डोंट राइट उर्दू, डोंट मैस अप योर पेपर, ठीक है? अब व्हाट आर द थिंग्स और द फीचर्स जिसके थ्रू आप स्कोर कर सकते हो हाई? और ये मोस्टली स्टूडेंट्स को जिन्होंने सेल्फ स्टडी भी की हुई होती है नहीं समझ आ रहा हो क्यों नंबर नहीं आए। मैंने तो इतनी तैयारी की थी मैम, मेरे तो 39 नंबर आ गए। मैम मैंने तो इतनी तैयारी की थी 45 आ गए। क्यों? राइट डायरेक्शन, राइट प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। वो किस तरह से होती है? एक तो फीचर ये है कि जी आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। मेरे सामने जब एवेल्युएशन करते हुए कोई एक अच्छा प्रेजेंटेड वेल प्रेजेंटेड पेपर आता है, मेरा वैसे ही दिल चाहता है मैं इसको 1.5 से 2 नंबर दे। जब उसने हेडिंग्स इतने मजे की लिखी हुई होती है, मेरा वैसे ही दिल चाहता है मैं दे। सेकंड थिंग इज, किसी भी फिलोसोफर को लिखते हुए उसका कॉन्टेक्स्ट कि थ्योरी क्यों दी गई है, कौन सी सर्कमस्टांसेस थी कि जिनसे मजबूर होकर इस फिलोसोफर ने ये थ्योरी दे दी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो 90% ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, एंड आई विल हेल्प यू विद दिस, इनफैक्ट आई विल प्रोवाइड यू द रिटन टेक्स्ट विद दिस, कि जी फिलोसोफर को कंटेम्पररी रिलेट करो। फिलोसोफर्स ने तो फिलोसफीज दे दी ना सदियों पहले, अब आजकल के दौर के साथ उसको कैसे रिलेट करना है, ये चीज आपके पेपर में 4 चांद लगा देती। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। फिर हेडिंग्स,
मैं बच्चों को हमेशा इंकरेज करती हूँ, हेडिंग ज्यादा दो लेकिन बेतुकी ना दो, उनका कुछ मतलब होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फिजा, अली विल टेक द स्क्रीनशॉट्स। एक कोई और बच्चा ले लेगा। लेट मी नॉमिनेट। एमन आप ले लेना बच्चे, एमन फरीद, यू विल बी टेकिंग द स्क्रीनशॉट्स। फिजा लैपटॉप से ले रही है क्लासेस टुडे। ठीक है जी, अब आते हैं कि मैम व्हाट आर द सोर्सेज। लिमिटेड टाइम में वो ऐसी कौन सी सोर्सेज हैं जिनको हम डायरेक्ट, जो सवाल मैंने पढ़ाया पास पेपर में आया हुआ है, सीधा किताब खोल के उसी को रीड कर दिया। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्राई टू राइट इट विद द ब्लैक मार्कर ताकि आप लोगों को हमेशा याद है। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट डन कर लें जी अली और एमन, एंड देन वील मूव फॉरवर्ड। दिस इज द फर्स्ट पेज। पीडीएफ जब मुझे भेजोगे ना आप लोग व्हाट्सएप करके, तो उसमें मेक श्योर करना फर्स्ट सेकंड थर्ड पेज को इसी तरह इसी ऑर्डर से करना, ठीक है ना। इज द स्क्रीनशॉट डन? थम्स अप सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। चलो, अभी से मजा आ रहा है पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में, मुझे भी आप लोगों को पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा है। ओके, सोर्सेस। सबसे पहली सोर्स वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के लिए, अब ये मैं वो सोर्सेस बता रही हूँ जो लॉन्गर रन में CSS 2024 के लिए भी बच्चों को काम आने वाली हैं, PMS के लिए भी काम आने वाली हैं, PCS के लिए भी काम आने वाली हैं, और CSS स्पेशल के लिए भी काम आने वाली है। आई विल टेल यू द सोर्सेस, रेस्ट इट्स अप टू यू कि आप कितना उसमें से पढ़ते हो, कितना मेरे लेक्चर से करते हो। ठीक है, आई विल बी प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा मटेरियल ऑल्सो, तो वो मैं आपको, शेर खान, फॉर दैट यू हैव टू व्हाट्सएप मी, आप मुझे नंबर पे व्हाट्सएप कर लो, आई विल गिव यू द डिटेल्स, अभी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। वेस्टर्न फिलोसोफर्स, अच्छा जितना मैंने पढ़ा है, जितना मेरा तजुर्बा है, तो एक ऐसी किताब है जो मुझे बहुत पसंद आई है, एंड दैट इज जुड हार्मन्स फ्रॉम प्लेटो टू प्रेजेंट। लेकिन इसमें मसला ये है कि 40+ पेजेस पर एक फिलोसोफर है। तो इसमें आप जो पास्ट पेपर में फिलोसोफर का एरिया पूछा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैकियावेली का पावर पॉलिटिक्स, प्लेटो का जस्टिस या आइडियल स्टेट, एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, आप सिर्फ उस एरिया तक रिस्ट्रिक्टेड रहो फॉर दोज हु आर अपीयरिंग इन स्पेशल CSS। बाकी स्टूडेंट्स इसको जितना पढ़ना चाहे पढ़ें, आई वुड नेवर डिस्करेज यू कि भाई आप इतना ना पढ़े, इससे ना पढ़े, क्रक्स बनाए जुड हार्मन से। मैंने भी जो लेक्चर्स डिजाइन किए हुए हैं वो 6-7 सोर्सेस से डिजाइन किए हुए हैं, एंड दैट यू विल कम टू नो, उसमें जुड हार्मन भी शामिल। ठीक है, नेक्स्ट सोर्स फॉर मुस्लिम फिलोसोफर्स। अब मुस्लिम फिलोसोफर्स में से ज्यादा वो पेपर में आपको एक फिलोसोफर देता है या दो, उसके लिए असलम चौधरी की एक किताब है जो कि वेस्टर्न फिलोसफी की भी है, लेकिन आप मुस्लिम के लिए अगर ये रुजू करते हो तो इट्स वेरी मच बेटर। जुड हार्मन इज वे बेटर देन दिस वन। असलम चौधरी की किताब है जी, और इसका नाम है आई बिलीव सेजेस ऑफ द एजेस। क्वेश्चंस भी बने हुए होते हैं इसी में, उन्हीं के आंसर्स लिखे हुए होते हैं, आउटलाइंस बना लें अपने पास, टेक अवेज बना लें, अच्छी किताब है। देन वी हैव बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लॉ क्या है, लिबर्टी क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम बेहतर है या प्रेसिडेंशियल बेहतर है, सॉवरेनिटी क्या है, ये बच्चे बेस्ट तरीके से कवर हो सकती है आपकी मजरुल हक की किताब से। थियरी एंड प्रैक्टिस, इट इज द बेस्ट वे। देन वी हैव पेपर 2, और पेपर 2 में हमारे पास क्या है जी, हमारे पास हैं कॉन्स्टिट्यूशंस। द बेस्ट वन इज SL कैले की बुक है जी, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस की, बड़ी मजे की किताब। इसमें भी रेलेवेंट टॉपिक, केस स्टडीज, रेलेवेंट जाना है आप। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी पाकिस्तान अफेयर्स के
हमारे पास टॉपिक्स हैं, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, सब कुछ, उसके लिए बेस्ट किताब है हामिद खान की कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इसका 3rd एडिशन। ठीक है जी। अब बात यह है कि हामिद खान की जो किताब है उसमें 70% मटेरियल रेलेवेंट नहीं है पॉलिटिकल साइंस के, 30% है। आई वुड सजेस्ट आप उस 30% तक ही रहो। सीएसएस स्पेशल दे दो, टाइम है तो फिर पूरी किताब पढ़ लो, लेकिन खुद को डेविएट नहीं करना। मुझसे बच्चे ये सवाल करते हैं कि मैम ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 हमारे पेपर्स हैं, और उनके लिए हम ये 5 सोर्सेज लें या ना लें। तो ये आपको मैं ऑथेंटिक पीडीएफ में दे दूंगी। ये टोटल आपके राहील, आई विल बी प्रोवाइडिंग द पीडीएफ फॉर द आईआर पोर्शन। ठीक है। और आपका जो आईआर का पोर्शन होता है ना, उसमें ज्यादातर जो रिसेंट अभी ट्रेंड्स आए हैं वो ये हैं कि जी वो आपसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स को रिलेट करके पूछता है, तो वो आप ऑलरेडी करंट अफेयर्स में भी तैयार कर रहे होते हो। ठीक है, वो आप पाक अफेयर्स के लिए भी तैयार कर रहे होते हो, और सो एंड सो हम पॉलिटिकल साइंस के साथ भी तैयार कर रहे हैं। तो वो तो आपका अपडेटेड नॉलेज है, वो तो आपका अपडेटेड मटेरियल है। मुस्लिम फिलोसफी पर टोटल 2 फिलोसफर्स आते हैं, उनमें भी एक फिलोसफर आपने अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, अगर आपने लेनी है आप 100 दफा लें, नहीं भी लेनी तो देयर इज एम्पल ऑफ पीडीएफ मटेरियल प्रेजेंट ऑन इंटरनेट वेयर यू कैन स्टडी पॉलिटिकल मुस्लिम फिलोसफर्स। बेसिक कॉन्सेप्ट की बुक आपको मैं दे दूंगी, कॉन्स्टिट्यूशंस की बुक आपको मैं दे दूंगी, और हामिद खान की आई ट्राई टू गेट इट इन द पीडीएफ फॉर्म। आई बिलीव कि मेरे पास पड़ी है, ना भी पड़ी हो आई सर्च इट एंड आई प्रोवाइड इट। ठीक है। तो एवरीथिंग यू हैव, कोई बहाना नहीं है, सब कुछ हाथ में है। अच्छे से नोट्स बनाएं और उस पर तैयारी शुरू करें। कल करे सो आज। ठीक है। आज से आपकी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। अच्छा जी, आई एम getting lots of messages regarding my evaluations. Please WhatsApp me here. तो मैं आपको यहां पर बता दूं, अभी we have a class. यहां तक we are good to go. अभी कोई सवाल है तो जल्दी से पूछे, so that we should formally start our first Western philosopher. बिल्कुल कोड कर सकते हैं, क्यों नहीं कोड कर सकते। वो जो पेपर एडप्टेशन की क्लास होगी ना, उसमें मैं बताऊंगी कि जी डायग्राम्स हो गए, आपके फ्लो चार्ट्स हो गए, ये तो आपके भी पेपर को प्यारा बनाते हैं ना, तो आप जितना ज्यादा कर सकते हो आप उतने ज्यादा बनाओ। ठीक हो गया जी। सोर्सेज वाला पेज पीडीएफ फॉर्म में है, एमन और अली इसकी पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट वेस्टर्न फिलोसफर। सिर्फ रेलेवेंट पढ़ने हैं सीमा, बस। थैंक यू सबा। नहीं, अल्लाह वसाया बच्चे, आप लोग एक दूसरे के क्वेश्चंस के आंसर देते हुए ना लेक्चर में फिर रहते नहीं हो, इस वजह से मैं नहीं करती हूँ एवरीवन। थैंक यू सबा, थैंक यू बच्चे। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। वेस्टर्न फिलोसफी में सबसे पहले फिलोसफर प्लेटो। Plato was born in 427 BC and he died in 347 BC. Date of birth or death date is important for your MCQs. अक्सर पूछ लेते। प्लेटो की बायोग्राफी देखते हैं जी। आपकी हेडिंग्स मेरे साथ साथ होनी चाहिए, जितना आप लिख रहे होते हैं उससे ज्यादा मैं लिख रही होती हूँ, सो मेक श्योर यू राइट इट विद अ गुड स्पीड। अच्छा, बायोग्राफी ना कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं। एग्जामिनर आपकी बायोग्राफी लिखने में और उसमें जितनी डिटेल्स डालनी है उससे इंप्रेस नहीं होगा। जिस चीज से वो इंप्रेस होगा वो मैं आपको बता दूंगी। बायोग्राफी शुड नॉट बी मोर देन 4 to 5 लाइन्स। ठीक है जी। प्लेटो पैदा हुए थे ग्रीस में, और ग्रीस का ही एक सिटी स्टेट था
जिसका नाम था जी एथेंस। सिटी स्टेट से मुराद ये है कि पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही शहर था जिसको हम एथेंस कहते थे। अपनी अर्ली एजुकेशन प्लेटो ने अपने घर से हासिल की और बाद में बड़े होने पर सोक्रेटिस के स्टूडेंट बने हैं। सोक्रेटिस इनके टीचर का नाम। अब जब तक सोक्रेटिस को एग्जीक्यूट नहीं किया गया तब तक ये इनसे पढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही सोक्रेटिस की एग्जीक्यूशन हो जाती है तो ये काफी एरियाज में गए, इधर उधर घूमते रहे और अल्टीमेटली वापस आए एथेंस में और खुद भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल लिया। और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम है द एकेडमी। सारी जिंदगी फिर इसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते रहे। प्लेटो की वैसे तो बहुत सी किताबें मशहूर हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में 3 ऐसी किताबें हैं जो बहुत अहमियत रखती हैं। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन एंड द लॉज। अब ऐसी क्या जरूरत पड़ी प्लेटो को कि प्लेटो अपने पढ़ाने वाले दौर में कोई एक थ्योरी दे देते। मैंने आपको बताया ना कि जब भी एग्जामिनर आपका पेपर देखेगा तो वो ये एनालाइज करेगा कि इस पॉलिटिकल साइंस के बच्चे को ये पता है कि पीछे क्या हुआ था। या बच्चे आपका जब इंटरव्यू होता है, इंशाल्लाह आप में से जो भी सीएसएस क्लियर करे, मेरी दुआ है कि मैक्सिमम क्लियर करे, तो आपसे इंटरव्यू में एग्जामिनर आपको एग्जैक्ट बात पूछता है कि जी बताएं प्लेटोनिक आइडियल स्टेट के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट था, वजूहात क्या थी कि प्लेटो ने अपनी थ्योरी दी है। तो हम यहां पर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, या पेपर को थोड़ा डिफरेंट बनाना है आप लिखो करंट्स ऑफ द एज, कि उस वक्त हो क्या रहा। हुआ कुछ यूं कि जिस वक्त में प्लेटो एथेंस में रह रहे थे उस वक्त कुछ जंगें चल रही थी, स्पार्टन्स और एथेंस के बीच में। और इन जंगों को नाम दिया गया पेलोपोनेसियन वॉर्स। इन जंगों से हुआ ये कि स्पार्टन्स won the war and Athens lost the war। अब उस वक्त स्पार्टा में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो थी डिक्टेटरशिप, और एथेंस में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो थी डेमोक्रेसी। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? डिक्टेटरशिप में ये होता है कि एक सॉवरन अथॉरिटेटिव पर्सन आपकी कंप्लीट स्टेट को चला रहा होता है, जबकि डेमोक्रेसी में आप ये जो चलाने वाला काम है ये बहुत से लोगों में, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को दे देते हो, लोगों को दे देते हो, और लोग फिर फर्दर ये डिसाइड करते हैं कि उनको क्या चाहिए और उन्होंने स्टेट को किस तरह से चलाना। तो जब एथेंस वॉर हार गए तो प्लेटो ने कहा कि हमारे हारने की जो वजह है वो डेमोक्रेसी का हमारी स्टेट में एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज होना है। हम हारे हैं क्योंकि हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे थे। ये एक फ्लॉड सिस्टम है। उनको देखो, वो स्पार्टन्स हैं, वो जीत गए क्योंकि एक इंसान, अक्लमंद इंसान को उन्होंने तमाम स्टेट का कंट्रोल दे दिया, इसलिए वो जीत गए। हमारे यहाँ तो जितने भी लोग हैं
सबकी सोच सेम नहीं है, सब इतने केपेबल नहीं है कि स्टेट की भलाई का सोचें। एक मजदूर अपनी रोज की कमाई से आगे और कुछ सोच ही नहीं सकता। उसको क्या परवाह है स्टेट के साथ क्या होना है, उसको फिक्र ही है कि मेरे घर में रोजी रोटी हो, मेरे आज का रात का खाना बन जाए। वो स्टेट के लिए कैसे सोचेगा? उसकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो स्टेट के गुड के लिए सोचे। His brain is not that developed, or his brain does not have that instinct of being wise कि वो कंप्लीट स्टेट का सोचे। वो सिर्फ अपनी जिंदगी का सोच रहा है और अपना गुजर बसर कर रहा है, दैट्स इट। इस पर प्लेटो कहते हैं कि जी, अगर किसी भी स्टेट में डिक्टेटरशिप होती या मोनार्की होती तो वो स्टेट हमेशा फ्लरिश करती है और हमेशा कामयाब होती है। लेकिन एक और भी आंसर है जिसमें आपकी स्टेट की कामयाबी लाजिम हो जाती है। पहले हम हेडिंग देंगे प्लेटोनिक आइडियल स्टेट की, आगे फिर मैं बताती हूँ कि हमने क्या लिखना है। प्लेटो कहते हैं कि जब तक कोई स्टेट आइडियल टर्म्स पर नहीं चलेगी तब तक वो तरक्की नहीं कर सकती। प्लेटो के नजदीक इंसान की 3 इंस्टिंक्ट्स हैं। प्लेटो कहते हैं कि मेरे नजदीक ह्यूमन कैपेबिलिटीज को 3 मेजर चंक्स में, 3 मेजर इंस्टिंक्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इर्द गिर्द जितने भी इंसान हैं उनमें 3 ऐसी इंस्टिंक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, और इन तीनों में भी फिर एक ऐसी इंस्टिंक्ट होगी जो बड़ी डोमिनेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले प्लेटो ने लिखा कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं ऑन द बेस ऑफ एपिटाइट। मेरी स्टेट में ऐसे लोग सबसे ज्यादा पाए जाएंगे जो लालची हों। पैसे के लिए लालच नहीं, इनमें लस्ट ज्यादा होगी। इनमें जो डोमिनेंट ट्रेट है, जो डोमिनेंट इंस्टिंक्ट है, वो लस्ट होगा, और ये बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाएंगे। अब वो लस्ट फॉर मनी भी हो सकता है, लस्ट फॉर प्रॉपर्टी भी हो सकता है, लस्ट फॉर सेक्स भी हो सकता है, वो कुछ भी होगा, लेकिन इनमें एपिटाइट ज्यादा है, इनमें भूख ज्यादा है। ये वो लोग हैं कि अगर इनकी भूख को निपटा दें, मिटा दें, आप इनकी भूख को सेटिस्फाई कर दें तो ये चुप हो जाएंगे। इनको सिर्फ गर्ज ही इतना है कि इनकी भूख को मिटा दिया जाए। दूसरे नंबर पर फिर वो लोग हैं जिनमें करेज ज्यादा है। ये कंपैरेटिवली लेस इन नंबर हैं, लेकिन ये लोग बहादुर हैं। इनमें जो डोमिनेंट ट्रेट है, जो डोमिनेंट इंस्टिंक्ट है, वो ये है कि ये बहादुर हैं, ये करेजियस हैं। इनमें एपिटाइट इतनी ज्यादा नहीं है, इनमें करेज है। और तीसरे नंबर पर जो बहुत रेयर है, दैट इज द इंस्टिंक्ट ऑफ विजडम इन द पीपल। अक्लमंद लोग बहुत कम है। हर इंसान एक तरह से नहीं सोच सकता है। मैक्सिमम नंबर एपिटाइट वालों का, कंपैरेटिवली लेस करेज, और सबसे कम विजडम वाले लोग। तो लोगों ने पूछा कि ये तो डिवीजन आपने हमें बता दी, ठीक है, लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा इंसान इन तीनों इंस्टिंक्ट पर खुद को डिवाइड करे तो वो किस क्लास में फॉल करेगा? मैं अगर कहूं तो मैं कहूंगी कि जी मैं तो वाइज बहुत हूं, मेरे अंदर तो विजडम बहुत है,
अली कहेंगे कि मैं तो करेजियस बहुत हूं, मैं तो बहादुर हूं। फिजा आगे से फिर कह दें कि मैम मेरे अंदर तो एपिटाइट ज्यादा है लेकिन मैं करेजियस भी हूं। तो मैं कैसे यकीन करूं, मैं कैसे इंसाफ करूं कि किस बच्चे के अंदर कौन सी इंस्टेंट ज्यादा है। इस बात का जवाब देने के लिए फिर प्लेटो ने कहा कि इंसाफ करना है तो वो फिर करो विद माय थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब थ्योरी ऑफ जस्टिस में प्लेटो बड़ा क्लियर बताते हैं कि आइडियल स्टेट में जस्टिस का होना लाजमी है, और मेरे नजदीक जस्टिस ये है कि इन तमाम ग्रुप्स के लोगों को अपने अपने ग्रुप में फॉल करवाने का एक तरीका हो। इस पे फिर प्लेटो कहते हैं कि एपिटाइट वाले जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर लेबर क्लास होती है या आर्टिजन्स होते हैं, ट्रेडमैन वगैरह। करेजियस क्लास वो क्लास होती है जो बहादुर है तो जी इनको फौज में भेज दो, ये मिलिट्री क्लास होती है। और विजडम वाली क्लास जो बहुत कम होते हैं, बहुत अक्लमंद लोग होते हैं, वो आपके रूलर्स बनते हैं। वो फिर आपकी स्टेट के बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसे स्पार्टा में सोचा जाता। हमने तो हर एरे गैरे को ये यहाँ पे दे दिया इख्तिदार कि आपका जो दिल चाहता है आप उस तरह से स्टेट को चलाओ। नहीं, ये जो सोच है ये तो सिर्फ अक्लमंद लोगों में होती है। तो इंसानों को माशरे में उनकी सलाहियत के मुताबिक काम दिया जाए। ठीक है, अगर किसी में लस्ट ज्यादा है तो उसकी उस लस्ट को सेटिस्फाई कर दो। कोई अगर करेजियस ज्यादा है तो वो बॉर्डर पे जाए, और विजडम ज्यादा है तो आपके मुल्क को चलाए। मैंने कहा कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा इंसान किस क्लास में फॉल करता है। इसके लिए प्लेटो ने कहा दैट आई हैव एन एजुकेशनल स्कीम that that will screen the people itself। अब ये कैसे स्क्रीन होते हैं ये नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी, समझ आ रही है बात की? आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू रिप्लाई, क्योंकि जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि आप लोग समझ आ रही है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, गुड, ओके, जबरदस्त, ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट डन हो गई है बच्चे? अली ओके ओके, ठीक है जी, जबरदस्त। अब आगे चल, हमारे पास स्कीम ऑफ एजुकेशन एक ऐसी स्कीम है जो बड़े काम आई बाद में। मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले तो आप लोग हेडिंग दोगे स्कीम ऑफ एजुकेशन। प्लेटोनिक स्कीम ऑफ एजुकेशन के कुल 3 फेजेस थे, जिसमें फर्स्ट फेज जो प्लेटो ने प्रेजेंट किया है दैट स्टार्ट्स विद बर्थ टू 18 ईयर्स, और फर्दर फिर बर्थ टू 6 ईयर्स एंड 7 टू 18 ईयर्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ। प्लेटो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा, मेरी बातों को बहुत गौर से सुनना है, जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो बच्चे को स्टेट अपॉइंटेड मदर संभालेगी, अपनी मां नहीं संभालेगी। स्टेट अपॉइंट करेगी एक माँ, एक नैनी, एक दाई, और वो बच्चे को संभालेगी। क्यों? इसके ऊपर एक स्टार लगाएं और लिख दे मैम विल एक्सप्लेन लेटर। ये मैं आपको बताती हूँ क्यों। ये नैनी करेगी क्या, ये स्टेट अपॉइंट मदर करेगी क्या? ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज नरेट करेगी, ग्रीक्स की बहादुरी के मिली नगमे सुनाएगी, उनकी करेज के बारे में बात करेगी बच्चे के सामने, और
नरेट करेगी स्टोरीज, उनकी बहादुरी, मिली नगमे भी सुनाएगी। 6 साल तक वो बच्चे को सिर्फ इसी तरह से पालेगी। जब बच्चा 7 साल का हो जाएगा तो बच्चा जाएगा स्कूल, और स्कूल जाकर एक पब्लिक स्कूल में पढ़ेगा। पब्लिक स्कूल में लिटरेचर और म्यूजिक सेंसर्ड होंगे, मतलब के स्टेट कंट्रोल्ड होंगे। यहाँ 7 से 18 साल तक बच्चे को पोइट्री भी सिखाई जाएगी, उसको जिम्नास्टिक्स भी सिखाई जाएंगी, उसको मिलिट्री स्पोर्ट्स भी सिखाया जाएगा, उसको हॉर्स राइडिंग भी सिखाई जाएगी। 18 साल के बाद, अब देखें 18 साल तक उसको इसलिए फर्स्ट फेज में रखा है ताकि आप उसको मिलिट्री क्लास के लिए क्या कर सको, तैयार कर सको। आर्चरी सिखाई जाएगी, ये सारी चीजें उसको फर्स्ट फेज में सिखाएंगे। जब बच्चा 18 साल से 19 साल का हो जाएगा तो 19 साल की उम्र में एक एग्जाम होगा, इन्हीं से रिलेटेड लिटरेचर, म्यूजिक, पोइट्री, जिम्नास्टिक, इन्हीं चीजों में उससे एक एग्जाम दिया जाए। इफ द चाइल्ड fails the exam, it means he belongs to the appetite class. It means he has lust only to satisfy his instinct. It means he is only capable of doing labor. क्योंकि उससे नहीं हो सका ना, उससे नहीं खेली गई मिलिट्री स्पोर्ट्स, उससे नहीं पढ़ा गया लिटरेचर, उससे नहीं पढ़ी गई पोइट्री, तो ही इज मिसफिट फॉर द मिलिट्री क्लास, ही विल फॉल इनटू द लेबर क्लास। इसको काम दो, इसके डेली का काम खत्म हो। आइडियली ये उसकी लस्ट को सेटिस्फाई करने का बेहतरीन तरीका है। खुद ब खुद फेल होने वाले बच्चे एपिटाइट क्लास में चले जाएंगे। एंड दोज हु विल पास द एग्जाम will enter into the second phase. तो फर्स्ट फेज से हमें हमारे मिल गए ना एपिटाइट वाले लोग, मिले ना। मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दिस एग्जाम विल फेल और पास, ज्यादा लोग पास होंगे या ज्यादा लोग फेल होंगे? जल्दी से बताएं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विल फेल और दे विल पास इन द फर्स्ट फेज? Exactly, they will fail because, as I mentioned earlier, majority of the ideal state of Plato has lust as the most dominant instinct in them. So the majority people will fail. ठीक है? अब आता है जी, वेरी गुड, शाबाश, समझ आ रही है आप लोगों को। अब आता है जी सेकेंड फेज। सेकेंड फेज है हमारे पास 21 साल से 35 साल तक। अब क्या होगा? अब जो लोग पास हो गए हैं ना, उनको सिखाया जाएगा बेसिक साइंसेस। अब उनको सिखाई जाएगी जिम्नास्टिक, बट एडवांस जिम्नास्टिक। अब उनको सिखाई जाएगी जी फिलोसफीज, और इन्हीं में फिर उसका 15 साल बाद एक एग्जाम होगा। Those who will fail the exam will fall into the military class, and those who will pass the exam will automatically qualify for the third phase. अब यहां पर भी जो सेकेंड फेज में स्क्रीन्ड हुए वे लोग आए हैं, उनमें क्वालिफायर्स का नंबर बड़ा कम होगा, कंपैरेटिवली बड़ा कम होगा। और जो फेल हो गए हैं, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर होगा। दे विल टेक केयर ऑफ द country and they will belong to the
करेजियस क्लास। हमें हमारी दूसरी क्लास दूसरे फेज से मिल गई, स्क्रीन हो गए ना लोग। प्लेटो ने यही तो कहा था कि मैं इंसाफ के बलबूते पर, देखो उसने तो एक फ्री सिस्टम दे दिया, जो कॉम्पिटेंट है वो आगे चला जाएगा, जो इनकॉम्पिटेंट है वो खुद ब खुद अपनी अपनी क्लासेस में फॉल करता जाए। देन वी हैव थर्ड फेज। अब तीसरे फेज में 36 से 50 साल तक एक कैंडिडेट रहेगा। अब 50 साल का होने के बाद उससे हम एग्जाम नहीं लेंगे, लेकिन इन 15 सालों में होगा क्या कि सिखाई जाएगी एडवांस फिलॉसफी, सिखाई जाएगी एडवांस मैथमेटिक्स, और इनको, ये जितने कैंडिडेट्स होंगे इनको अटैच कर दिया जाएगा फिलोसोफर्स के साथ। जैसे आप लोग इंशाल्लाह जब सीए से जाओगे और वहां से पास आउट होके अपनी एसटीपी कर रहे होते हो, तो आप लिखते हो ना अंडर ट्रेनिंग एसी, इंटर्नशिप वगैरह पे, अटैचमेंट्स पे। इसी तरह ये भी इंटर्नशिप पे होंगे फिलोसोफर्स के साथ, दे विल बी अंडर ट्रेनिंग विद द फिलोसोफर। 50 साल के बाद तो कोई एग्जाम होना नहीं है। अब क्या होगा कि ये जितने कैंडिडेट्स थे, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 10 कैंडिडेट्स, इन तमाम कैंडिडेट्स में एक ऐसा कैंडिडेट होगा जिसमें करेक्टरिस्टिक्स होंगे, जिसमें ट्रेड्स होंगे, जिसमें विजडम ज्यादा होगी, जिसमें कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा एलिजिबिलिटी होगी कि वो अपनी स्टेट को गवर्न कर सकता है। वो एक कैंडिडेट chosen by the philosophers with whom all these candidates were attached will be chosen as a philosopher king. Ruler, highest in wisdom. I repeat, इन तमाम कैंडिडेट्स में से इनको ऑब्जर्व करने के बाद 50 साल के बाद एक ऐसा कैंडिडेट होगा जिसमें ज्यादा डोमिनेंट ट्रेट विजडम होगा। सबकी तो सोच एक जैसी नहीं होती है ना। सीएसएस में भी 18,000 स्टूडेंट अपीयर होते हैं तो 2 से 300 बच्चे पास करके निकलते हैं। तो प्लेटो भी यही कह रहा है कि भाई जिसकी जहां तक सोच जाती है, इन 10 से 12 कैंडिडेट्स में जिस बंदे की सोच सबसे ज्यादा होगी, विजडम वाली होगी, जो एलिजिबल होगा रूलर बनने के लिए, उसके टेस्ट लिए जा रहे होंगे, उसको देखा जा रहा होगा, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा होगा बाय द फिलोसोफर्स, बिल आखिर 50 साल के बाद वही हमारा रूलर बनेगा। ही विल बी द फिलोसोफर किंग। तो हमें हमारी 3 क्लासेस हमारे 3 फेजेस से मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? फर्स्ट क्लास से हमें मिले आर्टिजन्स, सेकंड क्लास से हमें मिले मिलिट्री पीपल, एंड थर्ड क्लास से हमें मिलते हैं हमारे रूलर्स। तो प्लेटो ने यही कहा था कि जी जो विजडम है ना, वो तो इक्का दुक्का लोगों में होती है, हमने क्या डेमोक्रेसी के थ्रू सबको ही विजडम वाला बना दिया है? ऐसा नहीं होना चाहिए। नाउ इफ वी सम अप द फीचर्स, यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें and we'll move forward. आप लोग ना अपने ओन पे भी बच्चे स्क्रीनशॉट लिया करें, because these are the notes that are helpful for a long run. ठीक है ना, इतना कोई नहीं लिखता होता स्क्रीन पे जितना मैं लिखती होती हूँ बच्चों के साथ साथ, सो दैट आप लोग अगर कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आफ्टर द क्लास आप लोग उसको रिलेट कर सकते हो। चलिए, नाउ इफ यू राइट द फीचर्स, ये जिस बुक में लिखे गए हैं उस बुक का नाम है जी द रिपब्लिक, प्लेटो की ही बुक है, और फीचर्स ऑफ द जस्टिस और फीचर्स ऑफ द आइडियल स्टेट।
पहला फीचर हमने ये देखा कि प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है ना, उसमें जो तालीम है वो है स्टेट कंट्रोल्ड। हमने देखा ना, सेंसर्ड थी लिटरेचर भी और पोइट्री भी। दूसरा फीचर कि प्लेटो की एजुकेशनल स्कीम से हमें पता चलता है कि प्लेटो ने एजुकेशन को कंपल्सरी बनाया है। Each one of you must be enrolled in the Plato's educational scheme. उसका इसके बगैर स्टेट में आप डिवीजन ऑफ इंस्टिंक्ट्स नहीं कर सकते हो। वो एजुकेशनल स्कीम से गुजरेंगे तभी वो अपनी अपनी क्लासेस में फॉल करें। थर्ड जो मेजर फीचर हमें नजर आता है दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी फॉर मेन एंड विमेन। कहीं आपने मुझे ये कहते हुए सुना है कि जी फिलोसोफर किंग अगर बन गया तो औरत नहीं बन सकती? फिलोसोफर क्वीन भी बन सकती है, रूलर औरत भी बन सकती है। तो सारी क्लासेस इक्वल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जेंडर इक्वालिटी है। फोर्थ फीचर, प्लेटो ने बात की है कलेक्टिव गुड की। प्लेटो ने बात की है स्टेट एज अ होल की। देखें, उसने कहीं भी ये बात नहीं की कि एज एन इंडिविजुअल आपका क्या रोल होना चाहिए। उसने इंडिविजुअलिज्म को फेवर नहीं किया, उसने कलेक्टिव गुड को फेवर किया है कि मेरी स्टेट किस तरह से स्पार्टन से हारी है, मेरी स्टेट को फलाना फलाना काम करना है। और सिक्स्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। जो बंदा जिस काम में माहिर है उसको वही काम दो। एक सिविल इंजीनियर को कभी भी ग्रिड स्टेशन बनाने का काम मत दो। सिमिलरली एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर को कभी भी बिल्डिंग बनाने का काम मत दो। जो बंदा जिस काम में माहिर है वो उसी में एक्सेल करे। इसी सूरत में मैक्सिमम रिजल्ट सामने आते हैं। आप किसी चीज में बहुत अच्छे होते हो, आप उसी में रिजल्ट ज्यादा अच्छे लेके आते हो, फ्रूटफुल लेके आते हो, है ना? तो जी दीज आर द फीचर्स, द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द आइडियल स्टेट मेंशन्ड इन द रिपब्लिक। अब प्लेटो ने अपनी ही स्टेट पर कम्युनिज्म भी लगाया है। कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो इज कि जो दो क्लासेस हैं जिनमें रूलर क्लास और मिलिट्री क्लास है, ये दोनों क्लासेस ना तो फैमिली रख सकती हैं और ना ही ये दो क्लासेस कोई प्रॉपर्टी रख सकती हैं। इनको रहने की जगह, इनको पैसे, इनका जितना जेब खर्च है ना, वो सारा स्टेट एक्सपेंडिचर से निकलेगा। लेकिन ये खुद किसी चीज की ओनरशिप नहीं रख सकते, क्योंकि प्लेटो को लगता है कि रूलर्स और मिलिट्री क्लास में अगर कोई चीज इनको एक्सप्लॉइट कर सकती है स्टेट के लिए बेस्ट डिसीजंस लेने से, जंगे लड़ने से, तो वो या तो इनका खानदान होगा, बीवी बच्चे होंगे, या तो इनकी प्रॉपर्टी होगी। ये करप्ट हो सकते हैं अगर प्रॉपर्टीज रखेंगे तो ये दोनों क्लासें ना फैमिली रखेंगी ना प्रॉपर्टी रखेंगी। अच्छा, प्रॉपर्टी तो ना रखें, चलो ओनरशिप नहीं है तो स्टेट एक्सपेंडिचर ले ले। व्हाट अबाउट फैमिलीज? फैमिली ना हो तो नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी? कम्युनिज्म ऑफ फैमिली में प्लेटो बताते हैं कि देयर विल बी कॉमन ओनरशिप ऑफ फैमिलीज। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा कि कॉमन ओनरशिप ऑफ फैमिली कैसे होती है। ये ऐसे होगी कि जो अपर दो क्लासेस हैं they will be allowed to choose a partner with similar mental capabilities। ये चूज कर सकते हैं अपनी ही मेंटल कैपेबिलिटी के सामने देखते हुए अपना पार्टनर, और फिर इस औरत को, अपने पार्टनर को जो सिमिलर मेंटल कैपेबिलिटी से इन्होंने चूज किया है,
they can mate, they can make the woman pregnant. After the woman is pregnant, she will be separated. अब ये सेपरेट रहेगी 9 महीने तक. जैसे ही बच्चा पैदा होगा, बच्चा पैदा होते ही बच्चे को हवाले कर दिया जाएगा एक स्टेट ओन्ड मदर के. ना बच्चा अपनी माँ को जानता होगा, ना माँ अपने बच्चे को जानती होगी, ना बच्चा अपने बाप को जानता होगा, ना बाप अपने बच्चे को जानता होगा. इस तरह से कॉमन ओनरशिप ऑफ फैमिली होगी. अगली दफा यही जो मेल होगा वो किसी और फीमेल के साथ मेट कर सकता है, यही फीमेल किसी और मेल के साथ मेट कर सकती है. और इन दिस केस स्टेट में कॉमन ओनरशिप ऑफ फैमिली प्रिवेल करेगी. किसी को पता नहीं कौन किसका बच्चा है, क्योंकि वो 9 महीने पैदा होने से पहले पहले ही औरत को अलहदा कर देते हैं. जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसको स्टेट कंट्रोल मदर संभालेगी. तो आपकी जो एक एक्सप्लॉयटेशन है, जो आपका कमजोर पड़ना है बिकॉज ऑफ योर चिल्ड्रन और बिकॉज ऑफ योर वाइफ, वो होगा ही नहीं. वो चीज ओमिट कर दी प्लेटो ने. ठीक है जी. तो सवाल ये है कि शादियां ये लोग नहीं कर सकते, प्रॉपर्टीज ये लोग नहीं रख सकते. लेकिन ये तो मैंने बात 2 क्लासेस की है. व्हाट अबाउट द लेबर क्लास? आर दे अलाउड टू मैरी? यस. 20 साल तक जब एग्जाम फेल कर दिया, कुछ भी नहीं हो रहा, तो शादी कर ली. दे कैन मैरी. ठीक है जी. अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थ्योरी, इन माय मोस्ट फेवरेट पार्ट. यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी. मुझे प्लीज क्लास के बाद ये आपने भेजनी है पीडीएफ फाइल्स, बिकॉज इट इज बीन इंस्ट्रक्टेड स्पेसिफिकली कि आपने ये पीडीएफ फाइल जरूर शेयर करनी है. आप लोगों को बाद में जब रिकॉर्डिंग मिल भी जाए तब ये बहुत काम आती है, तब एक एक पॉइंट आपको लिखने में आसानी होती है. थम्स अप दे दें जी. ओके. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग ब्लैक मार्कर से बड़ी बड़ी हेडिंग दोगे. ओके, थैंक यू. कंटेम्पररी रेलेवेंस. प्लेटो की थ्योरी आजकल के साथ कैसे रिलेट करती है? सबसे पहली रेलेवेंस, प्लेटो ने जो अपने एजुकेशनल स्कीम से स्क्रीनिंग की है लोगों की, बच्चे क्या ये आज हम विटनेस नहीं करते? जब हम सीएसएस का, पीएमएस का पेपर देते हैं तो हमारे पास स्क्रीनिंग एग्जाम्स इंट्रोड्यूस हो गए. ये जो एग्जामिनेशन का कॉन्सेप्ट है ना, कि जो आप स्क्रीन करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हो, रिसेंटली अनाउंस हुआ है ना सीएसएस में भी, लेकिन पीएमएस में चलता आ रहा है. केपीपीएमएस में तो शुरू से कि हमने अडॉप्ट किया प्लेटो से. ये आज भी चल रहा है, कंटेम्परेरी टाइम्स में ये रिलेट होता है. पहली बात. दूसरी बात, प्लेटो मेड एजुकेशनल कंपल्सरी. हम आज भी बिल्स पास कर रहे होते हैं इस चीज पर प्रॉपर कि जी एजुकेशन इज द ओनली. हमारे सीएसएस के पेपर के जब कंक्लूजन्स लिखते हैं या सॉल्यूशंस लिखते हैं, उसमें सबसे पहला हम क्या लिखते हैं कि जी आपकी अवाम एजुकेटेड है तो बाकी मसले बाद में आते हैं. सबसे मेन चीज आपकी जो रुकती है सक्सेस या वेलफेयर प्रिवेल करने से, दैट इज इलिटरेसी. एजुकेटेड अवाम है तो आपकी स्टेट ऑलरेडी फ्लरिश करना स्टार्ट हो गई. थर्ड रेलेवेंस, प्लेटो इज द पायनियर ऑफ फेमिनिज्म. प्लेटो ने खवातीन को इक्वल एजुकेशनल राइट्स भी दिए हैं
और प्लेटो ने वुमेन को ये भी कहा है कि भाई आप ज्वाइन कर सकती हैं, आप मिलिट्री क्लास भी ज्वाइन कर सकती हैं, आप रूलर भी बन सकती हैं, एनीथिंग इफ यू आर केपेबल। फोर्थ जो रेलेवेंस हमारे पास सबसे बड़ी बनती है वो है जी एज ऑफ मैरिज। हमारी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज में आज भी इस बात पे बहस होती है कि जी मैरिज शुड बी अलाउड ऑन 20+, है या नहीं। रिसेंटली भी पाकिस्तान में भी रूरल सिंध, रूरल पंजाब के एरियाज में हम इस बात पे बहस करते हैं, हमारे एनजीओ इसी चीज पे काम कर रहे हो कि जी अर्ली मैरिज इज नॉट अलाउड अनलेस यू आर 20 years of age. Last but not the least, functional specialization. प्लेटो ने तो तब बात की थी फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की कि जो बंदा जिस काम में बेहतर है उसको वही काम। हम तो आज भी इसी चीज पर बहस करते हैं, बात करते हैं। एन आर्किटेक्ट शुड नेवर बी गिवन द ड्यूटीज ऑफ अ डॉक्टर। कर ही नहीं सकता। जो बंदा जिस फील्ड में बेस्ट सर्व कर रहा है, let him be the part of that group or that specific area. आप जो इंसान जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है, फॉर एग्जाम्पल आई एम स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग पॉलिटिकल साइंस, मेरी ग्रिप है, मुझे पता है, मेरा नॉलेज है, मैंने इस पे काम किया हुआ है, मैंने 8 साल इसको पढ़ा हुआ है, मैंने ट्रेंड्स देखे हुए। इफ यू पीपल से कि मैम आप ऑडिट एंड अकाउंटिंग पढ़ा सकती हैं हमें, मैं कहूंगी मैं स्पेशलाइज्ड ही नहीं हूँ बच्चे, और जो मैं फिर पढ़ाऊंगी तो फिर आप सब देखेंगे कि वो फिर किस तरह से होगा। तो मुझे उसी डोमेन में रहने दो जिसमें मैं बेस्ट। दिस इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। प्लेटो ने भी कहा जो बंदा लेबर बन सकता है, आर्टिजन बन सकता है, ट्रेडमैन बन सकता है, लेट हिम बी इन दैट ग्रुप। करेजियस लोगों को मिलिट्री क्लास में डाल दो और रूलर्स को, विजडम वाले लोगों को फिर आप आगे ले। अब बच्चे ब्लैक पेन से लिखें आप, सीएसएस 2018 में एग्जामिनर सवाल करता है, critically analyze features of Plato's Republic. Do you think some of its features are valid today? मेरे लेक्चर के बाद क्या आप लोग ये टॉपिक अटेम्प्ट कर सकते हो? Can you people attempt this topic now? अच्छे से कर सकते हो? ओके, जबरदस्त। जबरदस्त मुश्तबा, वेरी गुड, वेरी गुड रेहान, आई एम सो ग्लैड। Larev, only what I have written, that's it. 20 marks, Abdurrahman, 20 minutes कहाँ से आ गया? Your answer should not be more than 8 sides of the pages, including the flow charts. 8 sides of pages से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा टॉपिक आपसे, सीएसएस में आगे चलें, we'll take a 3 minutes break। बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपने कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लाजमी लिखनी है।
Yes, Larev, it is a must. दाऊद, बिल्कुल मुझे नहीं लगता इसमें कोई चीज और आएगी। सारी सारी लिखनी है आमिर। थैंक यू सजाद, थैंक यू बच्चे। ओके, 3 minutes break, stretch break लें, and after that we resume the class. I'm going to इंशाल्लाह start Aristotle. 3 minutes break, ठीक है जी। stretch break लें और फौरन आ जाएं, फिर पानी शानी पिए। अच्छा जी, अब जब मैंने ये कह दिया है कि फीचर्स लिखने हैं, तो फीचर्स में हमने एजुकेशनल स्कीम को डिस्कस किया है ना। तो पहले एजुकेशनल स्कीम बताओगे, पहले आप लिखोगे सबसे पहली हेडिंग जो आपकी होगी। देखिए इतने तो बड़े हो जाए ना आप लोग। सबसे पहली हेडिंग आपकी होगी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन विल बी जस्ट सेम एज योर एसे। आपने क्रक्स लिख लेने हैं कंप्लीट टॉपिक के 6 to 7 या 8 to 9 लाइंस में। इंट्रोडक्शन के बाद आपकी हेडिंग होगी बायोग्राफी। बायोग्राफी के बाद आपकी हेडिंग होगी, एंड इट डिपेंड्स, आप इंट्रोडक्शन में भी बायोग्राफी को लिख सकते हो। इसके बाद आपकी हेडिंग होगी जी कॉन्टेक्स्ट या करंट्स ऑफ द एज। क्या वो हालात थे जिन्होंने इनको मजबूर किया। आफ्टर दैट
you are going to write the theory of justice and of ideal state both. अब इस थ्योरी में आपका एजुकेशनल स्कीम भी आ जाता है, आप इसको बिल्कुल या 2 पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन कर दो। आपका आंसर 8 साइड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप नहीं लिख सकोगे इतना। 35 मिनट्स आपके पास होते हैं एक आंसर को अटेम्प्ट करने में, उसमें आपने अपना मैक्सिमम देना है, ठीक है। तो वो तो आपसे क्रिटिकल एनालाइज करवा रहा है कि जी बताओ क्या क्या सीखा है इससे, ठीक है ना। एजुकेशनल स्कीम लिख लिया, एजुकेशनल स्कीम लिखने के बाद आपने फीचर्स, फीचर्स के बाद आपने रेलेवेंस, और आप देखें कि आपका आंसर 9 पेजेस से ज्यादा बन जाएगा। एजुकेशनल स्कीम क्यों लिखनी है, एजुकेशन स्कीम को श्रिंक करके लिखना है, ठीक है ना, 2 या 3 पैराग्राफ से ज्यादा ना आए। और लास्ट में आपने रेलेवेंस लिखनी है, कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, और फिर क्रिटिकल या कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की हेडिंग नहीं देनी, क्रिटिकल एनालिसिस लिख लो। अब आपने क्रिटिक बिल्ड कर दी कि किस तरह से उस फिलोसोफर ने जो बातें की वो आज भी रिलेट करती, ये आपका काम है, ये आपकी क्रिटिक है, तो आप नीचे वो लिख लो। दिस शुड बी द मेजर स्ट्रक्चर हर सवाल का, हर सवाल का, ठीक है जी। अब इसके बीच में आप लोगों को मैंने क्या करवाया है, मैंने एक फ्लो चार्ट भी करवाया हुआ है, अब आप लोगों को मैंने कम्युनिज्म भी करवाया हुआ है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, बड़ा मजे का इस आंसर को लिखते हैं, वो कम्युनिज्म को विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है, क्योंकि उसने तो आपसे आइडियल स्टेट के फीचर्स पूछे हुए हैं ना प्लेटोस रिपब्लिक के, आप कभी कम्युनिज्म उसको फ्लो चार्ट की मदद से बना के दे दो। योर आंसर शुड नॉट बी मोर देन 8 to 9 साइड्स ऑफ द पेजेस। जितने भी तेज लिखें आप इससे ज्यादा नहीं लिख सकते हो, ठीक हो गया जी। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फिलोसोफर एंड दैट इज एरिस्टोटल। यहां तक स्क्रीनशॉट डन कर दें, जल्दी जल्दी से, अभी करवाती हूँ। जब एरिस्टोटल कर रहे होंगे उसी में इसका क्रिटिसिज्म भी हो जाएगा, थोड़ा सा सांस लें। नहीं, बिल्कुल नहीं देनी, जब आपने क्रिटिकल एनालिसिस लिख लिया तो कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। एरिस्टोटल, Aristotle was born in 384 BC and he died in 322 BC. एरिस्टोटल पर एग्जामिनर आपसे 2 तरह के सवाल पूछ सकता है या पूछ चुका है। एक सवाल तो जो सीएसएस की हिस्ट्री में बड़ा रिपीट हुआ है, दैट इज एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्टेट, या वो आपको कहता है एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, या पॉसिबिलिटी है कि वो आपको ट्रिक करके पूछ ले कि एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। ट्रिक कर सकता है, वो आपको पूछ सकता है आपसे। तो बच्चे पहले जो 2 सवाल है ना, इन दोनों का जवाब एक ही है जो अभी मैं आपको कवर करवा दूं। लेकिन जो ये सेकंड पार्ट है, एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, ये एक्चुअली प्लेटो पर ही क्रिटिसिज्म है, उसके स्टूडेंट की तरफ से प्लेटो पर क्रिटिसिज्म भी है, और इसका हम आंसर भी देख लेंगे क्या बनता है। तो सबसे पहले बायोग्राफ। एरिस्टोटल पैदा हुए थे जी मैसेडोनिया में, ग्रीस के करीब है। इनके फादर
एक फिजिशियन थे, डॉक्टर कह लें। बेसिक एजुकेशन जो इनकी थी वो इन्होंने अपने फादर से ही हासिल की है फिर, क्योंकि ये इनके असिस्टेंट थे, हर वक्त बाप के साथ होते थे, उनकी चीजों को ऑब्जर्व करना। बड़े होने पर बेसिक एजुकेशन के बाद ये चले जाते हैं एथेंस, और एथेंस के बाद एक एकेडमी ज्वाइन करते हैं जिसका नाम है द एकेडमी, और इसके पायनियर थे प्लेटो। अब जब तक प्लेटो की डेथ नहीं होती, ये तब तक इसी एकेडमी से पढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही प्लेटो की डेथ होती है तो ये इजिप्ट गए, ये डिफरेंट स्टेट्स में घूमते रहे, और आखिरकार वापस आए और अपनी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल ली अपने टीचर से इंस्पायर होके, जिसका नाम है लीसियम। एमसीक्यूज में पूछते हैं आपसे, लीसियम, ये इंस्टीट्यूशन इन्होंने खोल ली। एरिस्टोटल के बारे में एक एमसीक्यू ये भी बड़ा मशहूर है कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के भी टीचर रह चुके हैं। एरिस्टोटल, नॉट प्लेटो। एरिस्टोटल was the teacher of Alexander the Great। फिर मैसेडोनिया में ही एरिस्टोटल की डेथ हुई है, वहीं पे पढ़ाते रहे। इनकी जो सबसे फेमस बुक है दैट इज द पोलिस। क्या वजह थी कि ऑलरेडी एक आइडियल स्टेट की थ्योरी हमारे पास प्रेजेंट कर चुके थे प्लेटो, तो एरिस्टोटल की आइडियल स्टेट की थ्योरी देने की क्या वजह थी? इसको देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्टेक्स्ट, हालात उस वक्त के, या वो कौन सी बात थी जिन्होंने एरिस्टोटल को थ्योरी देने पर मजबूर किया। हमारे पास जब भी किसी चीज के साथ ज्यादा वक्त गुजारा जाए तो उस चीज का इन्फ्लुएंस बन जाता है आप पर। सेम एरिस्टोटल के साथ भी हुआ। एरिस्टोटल अपने फादर के साथ 17 साल तक रहे हैं। अब इन 17 सालों में इनके फादर डॉक्टर थे, उनकी हर एक एक्शन को एरिस्टोटल ऑब्जर्व करते रहे, और एरिस्टोटल ने अपनी एक असेसमेंट बनाई कि जी हमारे डॉक्टर हजरात काम कैसे करते हैं। पहले ऑब्जर्व करते हैं सिम्टम्स, और उन सिस्टम्स की ऑब्जर्वेशन के बाद, अपना एनालिसिस करने के बाद, अपनी 5 सेंसेस को यूज करने के बाद उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। आसान सी बात कि आपने ऑब्जर्वेशन बेस्ड डिसीजंस लेने, ऑब्जर्वेशन बिफोर द ट्रीटमेंट। 17 साल अपने फादर के गुजारने पर उन्होंने एक चीज सीखी। उन्होंने कहा कि ये जो स्टेट है ना, स्टेट, इसमें भी प्लेटो ने सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मेंशन कर दिया है, एंड दैट इज डिक्टेटरशिप। कि जी ये सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तभी हमसे जीत चुके हैं स्पार्टन्स। लेकिन ऐसा तो नहीं है, हमारे पास तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स बाकी भी काफी है। हम तो क्लासिफाई कर सकते हैं स्टेट्स को। इसमें फिर प्लेटो ने कोई डिवीजन नहीं बताई, जबकि एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स की 2 डिविजन्स की हैं।
एक को वो कहते हैं जी करेक्ट रिजीम्स और एक को वो कहते हैं जी इनकरेक्ट रिजीम्स। कुछ ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं जो आप अपने मुल्क में एक्सरसाइज कर सकते हो और कुछ ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं जिनको आप अपने मुल्क में अगर क्लासिफाई करके उनको चलाते हो तो दे विल ओनली ब्रिंग यू मिसकंडक्ट, दे विल ओनली ब्रिंग यू, आपको नुकसान पहुंचाएंगी। एरिस्टोटल कहते हैं कि जी 3 तरह के रूल्स होते हैं। रूल ऑफ वन, एक इंसान के जिम्मे हो कि वो पूरी स्टेट को चलाए। रूल ऑफ फ्यू, कुछ लोगों के जिम्मे हो पूरी स्टेट का कंट्रोल और वो पूरी स्टेट को चलाएं। या रूल ऑफ मैनी, अवाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को कंट्रोल दे दें कि जी आप स्टेट को चलाओ। इन्हीं 3 रूल्स को अब आप देखें और अब आप डिवीजन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट को देखें। रूल ऑफ वन में, करेक्ट रिजीम्स में, सबसे पहला जो रूल है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल दैट इज मोनार्की। एक इंसान है, गवर्न कर रहा है, पूरी स्टेट को चला रहा है, लेकिन स्टेट के लिए, अपने लिए नहीं, स्टेट के डिसीजंस को ऑनर करता है, स्टेट के डिसीजंस को मानता है, स्टेट की बेहतरी को देखता है, अपने मफाद को नहीं देखता, स्टेट के मफाद को देखता है। तो मोनार्की इज अ करेक्ट रिजीम, मोनार्की के थ्रू मुल्क को चलाएं। मोनार्की के थ्रू नहीं चला सकते तो अदर रूल इज रूल ऑफ मेनी इन द करेक्ट रिजीम्स, दैट इज एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी भी रूल ऑफ फ्यू है। आप कुछ लोगों के हाथ में इख्तियार दे देते हो एक स्पेसिफिक क्लास को सिलेक्ट करके एज अ रिप्रेजेंटेटिव बनाकर उनके हाथ में इख्तियार दे देते हो कि जी आप हमारे मुल्क के डिसीजंस हैं। एरिस्टोक्रेटिक क्लास भी आपको रूल करती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल स्टेट, अपने मफाद के लिए नहीं, पूरी स्टेट के। इनको ये डर होता है कि जी हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई है, अब हमने इसको पूरा करना। एंड द थर्ड करेक्ट रिजीम इज पॉलिटी, रूल बाय मैनी फॉर द कॉमन गुड ऑफ द पीपल। मेजॉरिटी लोग आपके भले के लिए सोचें, मेजॉरिटी लोग वो रूल्स, वो लॉज, वो रेगुलेशंस बनवाएं जो न सिर्फ उनके लिए सही है बल्कि पूरी स्टेट के लिए एज अ कॉमन गुड, सबके लिए ठीक हो। इसमें तीनों रिजीम्स में देखें सेल्फलेस रिजीम्स हैं, अपने फायदे की कोई बात नहीं हो रही। तो फिर लोगों ने पूछा कि इनकरेक्ट रिजीम्स कौन सी हैं। एरिस्टोटल कहते हैं वो रूल ऑफ वन जो सिर्फ अपने फायदे के लिए हो, जिसको हम कहते हैं टायरनी, दैट इज द सेल्फिश रूल। एक इंसान सिर्फ अपने मफाद के लिए आकर स्टेट को गवर्न करता है, ये एक फ्लॉड रिजीम है, ये एक इनकरेक्ट रिजीम। दूसरा बड़े मजे का है फ्लॉड रिजीम, दैट इज ओलिगार्की। Oligarchy is the rule of few elites for their own interest. आपकी परवाह नहीं होती इनको, ये आते हैं रूल करने के लिए लेकिन ये सिर्फ अपना फायदा दे। रूल ऑफ फ्यू फॉर देयर ओन सेल्फ। एंड देन वी हैव the third flawed regime according to Aristotle, democracy.
It is a rule of many or rule of majority, but for own self. आप वही रूल्स और रेगुलेशंस एक्सरसाइज करना चाहते हो जो आपके फायदे के लिए स्टेट का बेशक बेड़ा गर्क हो जाए। रेहान, वेरी गुड, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। 2 मिनट में मैं आपको बताती हूँ कैसे। बड़े मजे की कंटेम्प्रेरी इसकी एग्जांपल्स भी हैं। तो एरिस्टोटल कहते हैं डेमोक्रेसी में तो लोग अपना सोचते हैं, किस तरह करके वो स्टेट का सोचते हैं? कॉमन गुड का सोचते हैं तो वो तो पॉलिटी होती ना। खुद से सोच हटाकर स्टेट की बेहतरी का सोचते हैं तो वो तो पॉलिटी होती। तो ये तो डेमोक्रेसी में वो अभी भी खुद ही सेल्फलेस नहीं है, सेल्फिश मोटिव्स रखते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय एरिस्टोटल आप लिखोगे कि एरिस्टोटल रैंकिंग ऑफ स्टेट्स। अब ये हमने टाइप्स पढ़ी, रूल ऑफ वन, रूल ऑफ फ्यू, रूल ऑफ मैनी, रूल ऑफ वन, रूल ऑफ फ्यू, रूल ऑफ मैनी। इन सब में बेस्ट कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? द बेस्ट इज मोनार्की, द सेकंड बेस्ट इज एरिस्टोक्रेसी, selfless rule of few. The third best is polity. The worst is democracy. The worst is oligarchy. अब ये डाउन होता जा रहा है रैंकिंग में, और जो कुछ भी ना हो तो आपकी टायरनी। This is first, this is second, this is third, fourth, fifth and sixth. पहले मुल्क को मोनार्की के थ्रू चलाओ, मोनार्की के थ्रू नहीं होता एरिस्टोक्रेसी के थ्रू चलाओ, एरिस्टोक्रेसी नहीं होता पॉलिटी, पॉलिटी नहीं तो चलो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी भी नहीं तो चलो ओलिगार्की, और इन द एंड टायरेंट। So this is the classification of governments or the state given by Aristotle. यहां तक स्क्रीनशॉट डन करें जी अली। और अब मैं एक बड़े मजे की चीज आपको समझाने वाली। Is the screenshot done? Please give me a thumbs up जल्दी से दे दिया करें। I would have saved the slides with myself, but I am using the tab जिसमें सेव कर तो लेते हो आप, लेकिन जैसे ही क्लास डिस्कनेक्ट होती है तो उड़ जाता है आपका डेटा। आई डोंट नो, इसमें कोई फीचर इस तरह से हुआ। अच्छा जी, ओके साजदा, गुड। रॉबर्ट मिचल्स कहते हैं रॉबर्ट मिचल्स ने एक बड़े मजे की बात की। उन्होंने कहा जब मैंने एरिस्टोटल की थ्योरी को देखा और पढ़ा तो मैंने एक एनालिसिस बिल्ड किया है कि मॉडर्न टाइम्स में जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं जिनमें डेमोक्रेसी प्रैक्टिस हो रही है, वहां पर एक चीज ऑब्जर्व की गई है, एंड दैट इज, आप लोग इन्वर्टेड कॉमर्स में मार्कर से लिखोगे, ओलिगार्की इज द आयरन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी। रॉबर्ट मिचल्स, ओलिगार्की इज द आयरन लॉ ऑफ डेमोक्रेसी। किसी भी स्टेट में अगर डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ मेनी है, तो उनके ऊपर एक ऐसी क्लास, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव क्लास बैठी है जिसको हम एलीट्स कहते हैं, जो सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को देखती है। लेकिन हमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, हमने इस कड़वे सच को एक्सेप्ट कर लिया है कि चलो हम मेजॉरिटी रूल में किसी एक क्लास को, एलीट्स को ये रोल दे देते हैं कि जी आप हमारे स्टेट के डिसीजन से। लेकिन ये क्लास हम पर अपना रूल करती है अपने फायदे के लिए, और हम भी पागलों की तरह इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये एक आयरन लॉ बन चुका है, ये कड़वा सच बन चुका है, ये एक एक्सेप्टेड नॉर्म बन चुका है कि कुछ लोग
एक स्पेसिफिक क्लास के लोग पूरे पूरे मुल्कों पर अपने मफाद के लिए रूल कर रहे हैं। वो हम कहते हैं ना, खाता है तो लगाता भी तो है, कहते हैं ना। तो हमारी साइकी ये बन चुकी है, रॉबर्ट मिचल्स कहते हैं, हमने आयरन लॉ में इसको एक्सेप्ट कर दिया है। आयरन लॉ मतलब कि एक कड़वा सच जो आप एक्सेप्ट ना कर पाओ लेकिन आप कर चुके होते हैं। इसी की अगर मैं रेलेवेंस देखती हूँ और आप लोगों को मैं इसकी रेलेवेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान समझाती हूँ कि जी इसमें ना गरीब इंसान या आम बंदा कभी भी रूल नहीं कर सकता। हम तो कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल, बट एक्चुअली इट इज नॉट। हमने विटनेस किया पाकिस्तान की तारीख में कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, दो मेजर एलीट क्लासेस रही हैं। वन इज पीपल्स पार्टी एंड द अदर वन इज पीएमएलएन। अब हमने विटनेस किया कि पीपीपी में सबसे पहली हुकूमत हमारे पास जो थी वो थी जुल्फिकार अली भुट्टो की। जुल्फिकार अली भुट्टो से डेलीगेट हुई हुकूमत आई बीबी के पास। बीबी की डेथ के बाद जरदारी के पास। जरदारी साहब के पास जब डेलीगेट हुई तो अब हम विटनेस कर रहे हैं अपने फॉरेन मिनिस्टर को कि बिलावल भुट्टो साहब, तो आप और मैं कहाँ हैं? ये तो हमारा रूल था, हमें तो कभी मौका ही नहीं मिला खुद को रिप्रेजेंट करने का। They will create such circumstances in which a normal person cannot go into the elections. ये elites की आपस में गेम है। Then again, PMLN में हमने विटनेस किया नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को और अब मरियम नवाज को। हम कहाँ हैं? हम तो नजर ही नहीं आ रहे। मुल्क किसका है? हमारा है। लेकिन हमने तो इनको विटनेस किया है अपने मफाद के लिए मुल्क को यूज करते हुए। So, according to Robert Mitchell, it is an iron law of democracy that we accept it that few oligarchic people or the class of oligarchy will govern the rest of the state. बात समझ में आती है कि नहीं है? ऐसा कुछ गलत कह रही हूं मैं? अच्छा जी, आप सिर्फ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एलीट्स का लिख लो। आप पार्टीज को नहीं मेंशन करोगे, ये नाम नहीं मेंशन करोगे। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है? क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना, ये भी हम पेपर डिस्कशन वाले टॉपिक में इंशाल्लाह करेंगे। अब जी आ जाएं, कंपैरिजन ऑफ एरिस्टोटल विद प्लेटो या प्लेटो का क्रिटिसिज्म, जो हेडिंग आप देना चाहते हो, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अब आप उस पे आ जाओ। एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। He is called the father of political science because he was the first one to introduce scientific method। जिस चीज को आप प्रूव कर लेते हो तो आप उसको साइंटिफिकली एक्नॉलेज कर लेते हो। आपने उसका हाइपोथेसिस बिल्ड किया हुआ होता है, आप उसको ऑब्जर्व करते हो और एंड रिजल्ट जब सही आता है तो मीन्स कि आपकी थ्योरी साइंटिफिक है। तो हमने देख लिया एरिस्टोटल की थ्योरी वाकई साइंटिफिक है। सेकंड पॉइंट कि एरिस्टोटल की थ्योरी में प्रैग्मेटिज्म है, रीजन है, लॉजिक है, ऑब्जर्वेशन है और रियलिस्ट अप्रोच है। जबकि प्लेटो ऑन कॉन्ट्ररी टॉक्ड अबाउट द आइडियल स्टेट ओनली एंड ही हैज डेविएटेड फ्रॉम व्हाट कैन बी डन practically and what can be done ideally. Third point of criticism. That is why Aristotle is known as the ungrateful student of Plato.
ठीक है जी। प्लेटो did not talk or did not focus on the people of this state. He has focused on the state only, whereas Aristotle has focused on people, mentioning कि स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट आंसर, सबसे इंपॉर्टेंट जुज ही इंडिविजुअल है। आप उसको कैसे निगेट कर रहे हो? फिफ्थ और सबसे बड़ा पॉइंट, व्हाई ही इज कॉल्ड द अनग्रेटफुल स्टूडेंट, क्योंकि जी प्लेटो ने कहा कि हम लोग जब एक दफा एजुकेशनल स्कीम से गुजरेंगे ना, तो उसके बाद चाहे जो भी हो जाए हम उन्हीं 3 क्लासेस में फॉल करेंगे। ऐसा ही था। उसके बाद आप मरते दम तक उन्हीं उन्हीं क्लासेस में रहोगे, उसके बाद आप कहीं नहीं जा सकते। एरिस्टोटल ने कहा ये तो गलत है जी। इंसान किसी भी उम्र में कोई भी स्किल सीख सकता है। इंसान किसी भी उम्र में कोई भी स्किल सीख सकता है। आप कैसे उसको इस चीज पे बांध रहे हो कि वो 20 साल तक मे बी उसकी मेंटल कैपेबिलिटी इतनी डेवलप ना हो, लेकिन जैसे जैसे उसको रियलाइजेशन होगी, जैसे जैसे वो मूव फॉरवर्ड करेगा, मे बी he is getting himself aware of lots of things that are happening in the surroundings, तो वो स्किल डेवलप कर सकता है। आपने तो उस पे पाबंदी लगा दी है कि तुम 35 साल के बाद दूसरी क्लास में नहीं फॉल कर सकते, 18 साल के बाद एग्जाम फेल कर दिया तो तुम मिलिट्री में नहीं जा सकते। नहीं, इंसान के अंदर की इंस्टिंक्ट्स तो चेंज होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये बात गलत है। ये इंसान 50 साल बाद भी स्किल सीख सकता है, और 50 साल बाद भी स्किल सीख कर जितना अपना काम करे, स्टेट को चाहिए उसको उतना मुआवजा दे, चाहे वो लेबर है चाहे वो जो भी है। He can learn things or skill at any time of his life and he can move forward. जिस तरह सिक्स्थ पॉइंट है ऑर्गेनिक थ्योरी का, अब इस बात को गौर से समझे, ऊपर वाले पॉइंट को ही मैं नीचे जरा ज्यादा एक्सप्लेन करती हूँ। एरिस्टोटल कहते हैं जिस तरह से हमारी स्टेट एवॉल्व की है ना, सबसे पहले क्या थी? फैमिली थी। फैमिली ज्यादा बढ़ी तो हमारे पास ट्राइब्स बनी, ट्राइब्स ज्यादा बढ़ी तो हमारे पास क्लैंस बढ़े, क्लैन ज्यादा बढ़ी तो हमारे पास विलेजेस बने, विलेजेस ज्यादा बढ़ी तो हमारे पास स्टेट बन गई। इंसान भी तो इसी तरह से इवॉल्व करता है। इंसान की इंटेलेक्चुअल भी तो इसी तरह से इवॉल्व करती है। सबसे पहले वो क्या होता है जी? न्यूली बॉर्न होता है। न्यूली बॉर्न होने के बाद वो एक टॉडलर होता है। टॉडलर होने के बाद वो एक यंगस्टर होता है या एडल्ट होता है। अब एडल्टहुड पर, यंगस्टर होने पर और टॉडलर होने पे क्या उसकी इंटेलेक्चुअल विजडम इवॉल्व नहीं कर रही? कर रही है ना। तो आपने कैसे स्टैंप लगा दिया कि 20 साल के बाद वो सारी जिंदगी निर्भर रहेगा? ये तो ज्यादती, ये तो ज्यादती इसलिए है क्योंकि वो स्किल 20 उम्र के बाद सीख सकता है, उसको अकल कभी भी आ सकती है। So Aristotle was the one who built an analogy between the organisms and the state. And it is very much right. आप इन दोनों चीजों को कोरिलेट करो तो आपको पता चलेगा कि भाई वाकई में ये तो एवोल्यूशन हो रही है और हम विटनेस कर रहे हैं कि हो रही है। So ji, these 5 points or the 6 points are the one that will be used as a criticism on Plato. But if you are only asked, only then you will provide the criticism. Otherwise, nahi dena. And Aristotle की classification of state आप दें, प्लस एरिस्टोटल का अगर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट दे दिया तो उसके बाद इस क्रिटिसिज्म को पूछा गया है तो दे दे, नहीं पूछा गया कि व्हाई ही इज कॉल्ड एन अनग्रेटफुल स्टूडेंट, तो आप इसमें लिख लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एरिस्टोटल्स क्लासिफिकेशन। आपका सवाल
आराम सुकून से 6 से 7 साइड्स ऑफ द पेजेस पे चला जाए। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर और आज हमने 2 फिलोसोफर्स को पढ़ा, हमने बहुत सी मिथ्स को बस्ट किया, हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग उस बात को, जिस तरह हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी पोल साइंस में ये है, पोल साइंस में कुछ नहीं है, पोल साइंस में सिर्फ समझने की बातें और कोई हवाई बातें नहीं है। आप पोल साइंस को प्रैक्टिकली जब अंडरस्टैंड करते हो तो इसमें क्रैमिंग कहाँ है मुझे नहीं समझ आता। जैसे आप यूएस हिस्ट्री में पढ़ रहे होते हो जो हिस्ट्री में हो गया, इसी तरह पोल साइंस में पढ़े होते हो, फिलोसोफर ने ये फिलोसफी दे दी। Thank you, Imran. Thank you so much. Suji, this is all for today. Maham, we are going to cover all the important philosophers that we have came across in the past papers, inshallah. हाँ, डिटेल तो फिर ऑब्वियसली वो मेरा पोल साइंस का जो डिटेल सेशन है वो हम उसमें कवर करते हैं ना. That is going to start on 20th, inshallah.